ईडी का दावा है कि जो डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भी एक शेल कंपनी है, नकली कंपनी है। और शेल कंपनी का मतलब ऐसी कंपनियों से होता है जो फर्जी होती हैं, जो असल में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही बनाई जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में ईडी ने वर्ष 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई घंटों तक अलग अलग पूछताछ की थी, क्योंकि यही दोनों सबसे बड़े आरोपी हैं। उस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने इस पूछताछ के विरोध में सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए थे और ईडी ने ये जो नई एफआईआर दर्ज की है, इसके बाद से अब फिर से राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई और ये सारे आरोप गांधी परिवार को परेशान करने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए सब किया जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद का आरोप है कि यह मामला एक प्रकार की डकैती है। कंप्लेंट एक सिर्फ प्राइवेट थी, सरकारी कोई कंप्लेंट थी नहीं कभी नेशनल हेराल्ड में। जब कोई सरकारी कंप्लेंट नहीं है तो ईडी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ईडी के एक्ट में लिखा है कि कंप्लेंट उस ऑफिसर द्वारा जो एम्पावर्ड है वही कर सकता है। अब ये बड़ा लैकूना है जिससे एक पूरी इमारत जो बनाई है वो गिर सकती थी। वो निर्णय अभी तक रिजर्व्ड है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि उस गैप को, उस बेवकूफी को, उस कोई प्रेडिकेट ऑफेंस और कोई एफआईआर न होने को ठीक करने के लिए ये अभी नवंबर दिसंबर में नई एफआईआर दर्ज की गई। ये लोग गए थे कॉशन के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं माना, ट्रायल फेस करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल फेस करिए। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 66 के अनुसार जब वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो फिर वो पुलिस सिस्टम से आग्रह करते हैं आप एफआईआर दायर करिए, जो एफआईआर दायर हुई है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा, तो फेस करें। और एक बात देश में जानना जरूरी है, उसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के खिलाफ 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 का भी आरोप लगाया गया, क्योंकि ये पुराना केस है, इसलिए पुराने पेनल कोड से चलेगा। तो ये सच्चाई है। तो मुझे लगा कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद झूठे आरोप लगा रही है उसको हम उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और उनसे आग्रह करूंगा कि भाषण देने के बजाय जो लूट किया उसका हिसाब दें। तो अब देखिए, कांग्रेस पार्टी एक अखबार चलाती है, मीडिया के नाम पर यह कहती है लोगों से कि हम आपको निष्पक्ष खबरें दिखाएंगे, प्रोटेक्शन मनी के रूप में इस अखबार के जरिए पैसा कमाती है और हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लेती है। ये है वो नेशनल हेराल्ड अखबार। बड़ा पुराना अखबार है और आज अखबारों की भी इस केस की वजह से बदनामी जरूर हो रही होगी। कांग्रेस पार्टी पर कॉरपोरेट जगत के लोगों से दबाव बनाकर पैसा लेने के आरोप पहले भी लग चुके हैं। वर्ष 2022 में आपको याद होगा, येस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने ईडी को यह बताया था कि उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा से एक पेंटिंग खरीदने के लिए मजबूर किया गया था और राजीव गांधी की इस पेंटिंग को मशहूर पेंटर MF हुसैन ने बनाया था। और राणा कपूर का कहना था कि वो ये पेंटिंग नहीं खरीदना चाहते थे, लेकिन उन पर दबाव बनाया गया कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की तरफ से कि गांधी परिवार से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए उन्हें ये पेंटिंग खरीद लेनी चाहिए। अगर उन्होंने मुंह मांगे दाम पर ये पेंटिंग खरीद ली गांधी परिवार से तो उनके संबंध गांधी परिवार से अच्छे हो जाएंगे और ऐसा करने पर उन्हें पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रोटेक्शन उनकी की जाएगी। और बाद में राणा कपूर ने इस लालच में ये पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीद भी ली थी। राणा कपूर को यस बैंक के घोटाले में ईडी ने वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने गांधी परिवार को खुश करने के लिए पेंटिंग भी खरीद ली, लेकिन उसके बाद भी वो जेल जाने से बच नहीं पाए, क्योंकि तब सरकार तब तक बदल चुकी थी। और उस समय जो हो रहा था, कभी पेंटिंग के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी विज्ञापन के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी अखबारों के नाम पर वसूली हो रही थी, कभी मीडिया के नाम पर वसूली हो रही है, कभी नकली किराएदार को रखकर दूसरे लोगों से पैसा किराए के रूप में लिया जा रहा है। तो आप सोच लीजिए क्या क्या होता था। बड़ा दिलचस्प होगा यह जानना कि हमारे देश का जो बाकी का मीडिया है, बाकी के जो अखबार हैं, आज वो इस खबर की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। राजनीतिक भ्रष्टाचार के बाद अब बात करते हैं वैचारिक प्रदूषण की। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कैसे दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के नाम पर नक्सली माडवी हिडमा के लिए नारे लगाए गए थे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन बुलाया तो गया था दिल्ली में प्रदूषण का विरोध करने के लिए, लेकिन असल में इसमें जो लोग शामिल हैं ये नक्सली निकले। जांच के बाद अब ये खुलासा हुआ है कि 23 नवंबर को इंडिया गेट पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वो देश विरोधी टूल किट का एक हिस्सा था। शनिवार यानी 29 नवंबर को अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक जिन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से कुछ ने इस साल फरवरी में एक देश विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लिया था और यह सम्मेलन रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन ने हैदराबाद में आयोजित किया था। रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन एक नक्सली संगठन है जिस पर वर्ष 1992 से ही प्रतिबंध लगा हुआ है और नक्सली कमांडर बसव राजू सहित कई खतरनाक नक्सली इसी संगठन के सदस्य भी रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के उसी सम्मेलन की है। ये सम्मेलन 20 और 21 फरवरी को हैदराबाद में हुआ था और इस तस्वीर में भी आप इसी महिला को देख सकते हैं। यहां आप देख लीजिए,
दोनों जगह पर आपको एक ही महिला का चेहरा दिखाई दे रहा है, यह है उसका सबूत। रवजोत कौर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के मंच पर खड़ी होकर क्रांति की बात कर रही हैं, लाल सलाम कर रही हैं और इस समय रवजोत कौर पुलिस कस्टडी में है। इन दोनों तस्वीरों से साफ होता है कि 23 नवंबर को इंडिया गेट पर जो देश विरोधी प्रदर्शन हुआ वो पहले से ही तय था और रवजोत कौर के साथ उनकी एक बहन भी है। इन दोनों बहन जो हैं ये इस प्रकार के देश विरोधी सम्मेलनों में हिस्सा लेती हैं, देश विरोधी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेती हैं। तो असल में ये नक्सली लोग हैं, ये नक्सली नेता हैं, ये जो युवा हैं ये नक्सलवाद फैला रहे हैं चारों तरफ और इस बार इन्होंने प्रदूषण के नाम पर दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन किया और अब ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए। पीओके पर हमारी अदालत की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के आधिकारिक स्टैंड पर अब कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई है और पीओके पर पाकिस्तान का जो दावा है वो गैर कानूनी था और अब भी है। अब अदालत के इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय मतलब समझिए। हाई कोर्ट ने बता दिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है और अब ये बात अदालत के दस्तावेजों में भी दर्ज हो गई है। पाकिस्तान ने पिछले 78 वर्षों से पीओके पर कब्जा कर रखा है और हमारी हाईकोर्ट ने यह फैसला देकर पाकिस्तान को एक आईना दिखाया है। भारत के प्रधानमंत्री खुद बार बार ये कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान से जब बात होगी तो सिर्फ पीओके की वापसी पर होगी। देश का बंटवारा होने के बाद से आज तक पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है और इसकी वजह है दो गलत फैसले। पहला, पाकिस्तान ने वर्ष 1947 में कबायली लड़ाके भेजकर कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था, जबकि उसी दौरान कश्मीर का भारत में विलय हुआ था और तब भारतीय सेना पीओके को आजाद करा सकती थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चले गए और तभी से पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है। और दूसरा, 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में भी भारत की जीत और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर के बाद भारत के पास पीओके को वापस लेने का एक बड़ा मौका था, लेकिन शिमला समझौते में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से पीओके वापस लेने के बजाय सीज फायर लाइन को ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया, जो एक बहुत बड़ी भूल थी।